जय जय माँ कामाख्या, जय जय माँ कामाख्या, जय जय माँ तारा, जय जय माँ तारा। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? सब कुशल मंगल है ना? और आज कुछ मित्रों का कहना हुआ जी कि अस्त ग्रह कुंडली में हो तो उसका फल क्या होगा। तो आज मैं आपको अस्त ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ। कुंडली में अस्त ग्रह और उनका फल बता। ज्योतिष में अस्त ग्रह का एक ऐसा शब्द है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम इसमें विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का स्थान सर्वोपरि है। यही ईश्वर के वे तत्व हैं जो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में से प्रभाव डालते हैं, और इसी कारण लोग ग्रहों में आस्था रखते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए ग्रहों की शरण में जाते हैं। और ग्रहों की अपनी अवस्थाएं होती है तथा विशेष स्थिति होती है, जिनमें मुख्य रूप से उच्चारण स्वस्थ मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, सम राशि, मित्र राशि, शत्रु राशि, नीच राशि में स्थित होना आदि महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रहों की वक्री और अस्त होना लगभग प्रभाव दिखता है। ज्योतिष में अस्त ग्रह का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि इन पर दृष्टि न डाली जाए तो कुंडली में ग्रहों के फल कथन भारी चूक हो सकती है। किसी भी ग्रह का अस्त होना किसी विशेष स्थिति में उसकी आशात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार सूर्य उदित होता हुआ जीवन देने वाला होता है और अनुकूल होता है, तथा अस्त होता हुआ सूरज अंधकार के आगमन की सूचना देता है, उसी प्रकार कुंडली में अस्त ग्रह जीवन में समस्याओं के आने का सूचना देता है, क्योंकि वह बल से हीन हो जाता है और अपने मुख्य कर्मों में कमी कर देता है। और आज हम अस्त ग्रहों के बारे में जानेंगे। ज्योतिष में अस्त ग्रह समस्त ग्रह मंडल के राजा सूर्य देव हैं और उनका प्रकाश सर्वाधिक, इसलिए जब भी कोई उनके समक्ष जाता है तो उसका तेज समाप्त होने लगता है। ज्योतिष में भी ग्रहों के राजा सूर्य के निकट जब कोई ग्रह किसी विशेष अंश तक दूरी पर आ जाता है तो वह सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बलहीन हो जाता है और उसी को सूर्य से अस्त होना कहा जाता है। ऐसा होने से उस ग्रहों में नैसर्गिक कारतत्व में कमी आ जाता है और वह अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम नहीं हो पाता, तब बल से रहित हो जाता है। भले ही वह कुंडली में उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो अथवा मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो, लेकिन यदि वह अस्त ग्रह है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। वास्तव में ग्रहों की विशेष निश्चित अंश पर सूर्य के निकट होता है तो वह सूर्य के तेज से ढक जाता है, क्षतिज फल प्रकार दृष्टिगोचर नहीं हो पाता। इसी कारण से उसके मुख्य प्रभाव में कमी आ जाती है। यही ग्रह का अस्त होना कहलाता है। ज्योतिष में ग्रंथों में उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाते हुए अस्त ग्रह की तुलना अवस्था और बलहीन राजा के
रूप में की जा गई है, जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह कुछ कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता। यही वजह है कि कुंडली में ग्रहों का अस्त होना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसा होने से वह ग्रह अपने मुख्य कार्यों में देरी कर देता है और व्यक्ति को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि यही अस्त ग्रह किसी नीच राशि में अस्तित्व हो अथवा कुंडली के अशुभ स्थानों में अस्तित्व हो या पाप प्रभाव में हो तो और भी ज्यादा अशुभ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष में ग्रह कब अस्त होते हैं? भारतीय फलित अथवा वैदिक ज्योतिष के में किसी भी कुंडली में ग्रहों की अवस्था के बारे में बताया गया है कि कोई भी ग्रह कुंडली में 10 प्रकार की अवस्थाएं में अस्तित्व होता है। ये 10 अवस्था मुख्य रूप से दीप्त, स्वतः मुदित, सक्त, शांत, पीड़ित, दीन, विकल्प, खल और भीत कहलाती है। इन्हीं में से एक स्थिति ग्रह का अस्त होना। जब किसी जातक की कुंडली में कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है तो उसके विकल्प भी कहा जाता है। सभी 9 ग्रह सौर मंडल में अपने परिक्रमा पथ पर परिक्रमा करते रहते हैं और जब यह ग्रह किसी विशेष अवस्था में सूर्य के निकट आ जाते हैं तो उसके प्रभाव से अस्त हो जाते हैं, अर्थात सूर्य से उस ग्रह के बीच की अंशात्मक दूरी आधार पर ही कोई ग्रह अस्त होता है। आइए जानते हैं ज्योतिष जगत में विभिन्न ग्रह कब अस्त अवस्था में होते हैं। सूर्य सभी ग्रहों को अस्त करता है, लेकिन स्वयं अस्त कभी नहीं होता है। राहु और केतु छाया ग्रह माना जाता है, इसी कारण से ये भी अस्त नहीं होते हैं। चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि विभिन्न अंशात्मक दूरी पर सूर्य के निकट आने पर अस्त हो जाते हैं। जब चंद्रमा परिक्रमा पथ पर गति करते हुए सूर्य के अंश में 12 अंश या उससे भी अधिक निकट आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। यदि मंगल की बात करें तो यह 17 अंश या उससे अधिक सूर्य के निकट आने पर अस्त हो जाते हैं। बुध ग्रह सूर्य के दोनों और 13 या उससे अधिक निकट आने पर अस्त कहलाते हैं। मतांतर से इसे 13 अंश भी माना जाता है। यदि बुध ग्रह अपनी वक्री अवस्था में स्थित होते हैं तो सूर्य से 12 अंश या उससे अधिक निकट आने पर वे भी अस्त हो जाते हैं। गुरु बृहस्पति की बात की जाए तो यह सूर्य के दोनों ओर 11 अंश के अंश तक दूरी या उससे निकट आ जाने पर अस्त हो जाते हैं। शुक्रदेव ग्रह के लिए यह 10 अंश होता है। यदि यह ग्रह सूर्य के दोनों ओर 10 अंश या उससे अधिक निकट आते हैं तो अस्त हो जाते हैं। यदि शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में होते हैं तो 8 अंश या उससे अधिक निकट आने पर भी अस्त कहलाते हैं। सूर्य से 15 अंश दोनों ओर या उससे अधिक निकट आने पर शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अपनी कक्षा
के अनुरूप यदि बुध ग्रह की स्थिति को देखा जाए तो वह सामान्यतः अस्त स्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि वह सूर्य के सबसे अधिक निकट हैं। यही वजह है कि बुध को अस्त होने का दोष नहीं माना जाता है और सूर्य और बुध का साथ होना अर्थात सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बुधादित्य योग कहलाता है, इनका निर्माण करती है। जो जातक के जीवन में उत्तम ज्ञान और समृद्धि लाती है। क्या आपके कुंडली में बने रहे हैं राजयोग? यदि चंद्रदेव की बात की जाए तो वास्तव में यह पृथ्वी के उपग्रह हैं और सूर्य से इनकी अंशात्मक दूरी पूर्णिमा के उपरांत कम होने लगती है और अमावस्या के समय चंद्रमा और सूर्य लगभग एक समान अंश पर स्थित होते हैं। यही वजह है कि चंद्रमा सूर्य से 12 अंश से कम दूरी हो तो अस्त होते हैं, लेकिन उससे अधिक अंश पर होने पर भी चंद्रमा को शुभ नहीं माना जाता है। कम से कम चंद्रमा सूर्य से 17 अंश तमक दूरी पर हो तभी चंद्रमा को बलि समझना चाहिए, जिससे कि वे प्रभावित न हो, क्योंकि चंद्रदेव सूर्य से जितने निकट होंगे उनकी कलाएं उतनी ही कम होगी और उनका नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाएगा। हालांकि वर्तमान समय में कुछ लोग यह मानते हैं कि कोई ग्रह जब सूर्य से 3 अंश या उससे अधिक निकट हो तो ही उसे पूर्ण रूप से अस्त मानना चाहिए। हालांकि वह केवल मतांतर हैं। यह इस प्रकार आप किसी भी जातक की कुंडली में यह देख सकते हैं कि कोई भी ग्रह उसकी कुंडली में अस्त अवस्था में है अथवा नहीं, और उसी के आधार पर उस ग्रह का फल कथन किया जा सकता है। वास्तव में जो ग्रह सूर्य से न्यूनतम अंश में अस्त होता है, उसी अनुपात में उसको अस्त होने का दोष लगेगा, अर्थात उसी के अनुसार उसके फल देने की क्षमता प्रभावित तो होगी। ज्योतिष में अस्त ग्रह का बड़ा गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, विशेष रूप से जब आपको किसी ग्रह से बहुत ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद हो और यदि कुंडली में कार्यों में विलंब करा देता है और जिस क्रात्मक के लिए वह जाना जाता है उस क्रात्मक के फलों में कमी कर देता है, जिससे आप उसके मुख्य फलों से वंचित रह जाते हैं और जीवन में समस्या बढ़ जाती है। जो ग्रह सूर्य के जितने अधिक निकट होकर अस्त होगा उसका उतना ही प्रभाव कमजोर होगा। ज्योतिष के अनुसार अर्थात जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 3 ग्रह अस्त अवस्था में आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जड़ हो जाता है, अर्थात जीवन में अस्थिरता आ जाती है और इसके कार्य में शिथिलता आने से ग्रहों की निर्बलता के कारण समस्याएं आने लगती है और उसी कुंडली के अस्त ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को खो देते हैं और अच्छे फलों देने में असक्षम हो जाते हैं। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके मुख्य गुण अर्थात उनके नैसर्गिक गुणों का ह्रास होता है और उनमें कमी आती है। वह ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है और जिस भाव में अस्तित्व होता है उनसे संबंधित फलों में विलंब और कमी करता है। उदाहरण के लिए यदि मंगल मेष राशि में ही अस्त अवस्था में स्थित है तो उसका होता है कि ऐसा व्यक्ति गुस्से वाला हो लेकिन डरपोक हो।
दूसरी ओर यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव के स्वामी होकर अस्त अवस्था में हो तो संभव है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल न कर पाए और उसे संतान सुख में बाधा हो अथवा उसकी शिक्षा या उसके प्रेम जीवन में समस्या आए। इसी प्रकार यदि कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त हो जाए और अशुभ भाव अर्थात अष्टम भाव या छठे भाव में अस्तित्व हो तो व्यक्ति को सुखों की कमी अनुभव होता है और माता के सुख में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वाहन सुख में कमी होना, संपत्ति की कमी होना भी संभव है। किसी भी ग्रह का अंत होना वास्तव में उसकी कमजोरी है। यदि ऐसा ग्रह अपनी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि अथवा उच्च राशि में भी अस्तित्व हो तो भी उसे कमजोर ही मानना चाहिए। यदि कुंडली के त्रिक भाव के स्वामी अर्थात छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी ग्रह अस्त हो या उन भाव में अस्त ग्रह अस्तित्व हो तो व्यक्ति को अच्छे परिणाम मिलते हैं और उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुंडली में विभिन्न ग्रहों के अस्त होने का फल ज्योतिष के अंतर्गत विभिन्न ग्रहों के अस्त होने का अलग अलग फल मिल सकता है। आइए जानते हैं, जब कोई ग्रह अस्त होता है तो किस प्रकार के फल प्रदान करता है। चंद्रमा जब कुंडली में अस्त अवस्था में होता है तो मानसिक तनाव को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर नहीं हो पाता है और उसके जीवन में अशांति रहने लग जाती है। चंद्रमा मन और माता का कारक भी होता है। यही वजह है कि व्यक्ति की माता के सुख में कमी आती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है या फिर उनसे व्यक्ति की नहीं बनती। अधिक स्थिति खराब होने पर व्यक्ति मानसिक अवस्था या मानसिक रोगों का शिकार भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा से संबंधित शारीरिक समस्या जैसे खून की कमी, फेफड़ों के रोग, डिप्रेशन, अस्थमा, मानसिक तनाव जैसी समस्या परेशानी कर सकती है। जातक के जीवन में जन सहयोग का अभाव होता है, उसे मिर्गी के दौरे आने की संभावना भी होती है और कई बार उसे किसी बीमारी के लिए लंबे समय तक दवाई खाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि अस्त चंद्रमा का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से हो जाए तो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में रहता है। इसके अतिरिक्त यदि चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो या द्वादश भाव से संबंध बने तो व्यक्ति नशे का आदी हो सकता है। चंद्रमा यदि अस्त अवस्था में है तो जातक को माता के सुख में कमी आती है, पैतृक संपत्ति मिलने में समस्या होती है और मानसिक अशांति जैसी समस्या भी समय समय पर आती रहती है। मंगल ग्रह बल का कारक है। यदि मंगल ग्रह अस्त है तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का, चिड़चिड़ा और डरपोक हो जाता है। उसका अपने भाई से तनाव होता है और भूमि और संपत्ति संबंधी विवाद बढ़ने लगते हैं। व्यक्ति का रक्त दूषित हो जाता है और रक्तचाप में उतार चढ़ाव आते हैं। कैंसर जैसे रोग भी परेशान कर सकते हैं। व्यक्ति को रोग संबंधी समस्या ज़्यादा परेशान करती है। उसे कोर्ट कचहरी के मामले में भी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। यदि मंगल का संबंध कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव या अथवा
अशुभ भावों के साथ हो तो उसको दुर्घटना होने की संभावना या किसी ऐसी समस्या की संभावना रहती है जिससे खूब बहे। ऐसा मंगल व्यक्ति को कर्ज का शिकार बना देता है। द्वादश भाव से संबंध होने पर व्यक्ति नशे का आदी बन जाता है। उच्च अवसाद और भ्रष्टाचार से युक्त व्यक्ति अथवा घोटाले करने वाला व्यक्ति मंगल के अस्त हो जाने के कारण हो सकता है। यदि ऐसा मंगल का संबंध राहु अथवा केतु से हो तो व्यक्ति किसी मुकदमे में भी पड़ सकता है और उसके नुकसान उठाना पड़ सकता है। बुध ग्रह को वाणी और व्यापार का कारक कहा जाता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह अस्त हो तो व्यक्ति की बुद्धि का काम सही प्रकार से नहीं कर पाता। यह फिर आवश्यक समय पर बुद्धि काम नहीं आती। वह बातों को अच्छे से याद नहीं रख पाता। उसको वाणी दोष होता है और गले में खराबी हो सकती है। ऐसे जातक विश्वास की कमी से जूझता है और शरीर में त्वचा संबंधी समस्या, चर्म रोग, गले के रोग, श्वास रोग होने की संभावना रहती है। यदि बुध द्वादश भाव में से संबंध होने पर भी ये वेश्यावृत्ति की हो जाते हैं। यदि बुध का संबंध मंगल के साथ हो या किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो तो जातक को मानसिक अवसाद की शिकायत या किसी अपने प्रिय की मृत्यु के समाचार को सहन करना पड़ सकता है। बुध के अस्त होने की स्थिति में व्यक्ति को धोखा मिल सकता है और इस वजह से वह मानसिक अशांति का शिकार हो सकता है। बृहस्पति ग्रह एक अत्यंत शुभ ग्रह है। यदि यह ग्रह अस्त हो जाए तो अपने शुभ प्रभाव में कमी कर देते हैं। व्यक्ति का मन पूजा पाठ में नहीं लगता। व्यक्ति को धन, विवाद और संतान से संबंधित समाचार मिलने से समस्या होती है। विवाह में विलंब होता है। संतान होने में कष्ट होता है या संतान को समस्याएं रहती है। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को समस्या रहती है और व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की मार्ग में बाधाएं आती है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक भी हो सकता है। गुरु बृहस्पति के अस्त होने पर व्यक्ति को अमावस्या के टाइफाइड, बुखार, साइनस की समस्या, मधुमेह का रोग जैसी समस्या पैदा हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोर्ट कचहरी के कामों में समस्या, गुरुजनों और शिक्षकों से मतभेद और पढ़ाई में मन न लगना जैसी समस्या भी हो सकती है। यदि बृहस्पति अस्त होने के साथ पाप ग्रहों के अधिक प्रभाव में हो तो व्यक्ति संतान सुख का अभाव भी हो सकता है अथवा अष्टम भाव से संबंधित होने पर किसी प्रियजन के वियोग का समाचार सुनना पड़ सकता है। यदि बृहस्पति द्वादश भाव से संबंध बनाए तो व्यक्ति अनैतिक संबंध का शिकार हो जाता है और मान हानि उठानी पड़ती है। शुक्र ग्रह को काम और भोग और भौतिक सुख का कारक माना जाता है। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति को विवाह में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि वह जातक कोई महिला है तो उसे गर्भाशय का रोग हो सकता है या स्त्री रोग जैसी समस्या हो सकती है। अस्त शुक्र ग्रह स्थिति व्यक्ति को जननांगों के रोग या यौन रोग भी प्रदान कर सकती है। ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन हो सकता है।
उसको गुर्दों के रोग, आँखों की समस्या, मूत्राशय के रोग और त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। यदि शुक्र का संबंध राहु अथवा केतु से हो तो व्यक्ति के मान सम्मान को हिला देता है। उसके अतिरिक्त कुंडली के छठे या आठवें भाव से संबंध होने पर व्यक्ति को बड़े रोग हो जाते हैं। यदि व्यक्ति विवाहित है तो जीवन साथी को भी स्वास्थ्य कष्ट काफी परेशान कर सकते हैं। यदि शुक्र का संबंध अस्त अवस्था में अष्टम भाव से हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में समस्या आने लगती है और द्वादश भाव से संबंध होने पर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यसनों में पड़ सकता है तथा जीवन में सुख सुविधाओं से वंचित हो सकता है। शनि ग्रह कर्म फलदाता माने जाते हैं। यदि कुंडली में शनि देव अस्त अवस्था में हो तो जातक को अपने कर्म में समस्या आती है। वह जहां नौकरी या व्यापार करता है वहां परेशानी उठानी पड़ती है। वरिष्ठ अधिकारी या समाज के गणमान्य लोगों से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, उनसे अनबन हो जाती है। मानसिक प्रतिष्ठा में कमी आती है और कई बार तो व्यक्ति नशीली वस्तुओं के सेवन में लग जाते हैं। शनि के अस्त होने पर व्यक्ति को पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द तथा स्नान तंत्र के रोग से परेशान कर सकते हैं। यदि ऐसा शनि छठे भाव का स्वामी के साथ संबंध बनाए तो रीढ़ की हड्डी में समस्या दे सकता है या फिर जोड़ों के दर्द हो सकते हैं। यदि शनि का फिर अष्टम भाव से हो जाए तो व्यक्ति का रोजगार भी जा सकता है और द्वादश भाव से ऐसे शनि का संबंध होने पर व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है और उसको मानसिक अशांति घेर लेती है। उसे अपने जीवन में सफलता पाने के लिए अत्यंत ही कठोर श्रम करना पड़ता है और कई बार नीच प्रवृत्ति के लोगों के साथ उसकी संगति हो जाती है जो बाद में उसके लिए दुखदायी साबित होती है। शनि रिपोर्टर के माध्यम से जाने जाते हैं। जीवन में शनि का प्रभाव यदि जो ग्रह अस्त हो रहा है वह सूर्य देव का मित्र है तो कम अशुभ होता है, अर्थात कम समस्या देता है। यदि अस्त होने वाला ग्रह सूर्य देव का शत्रु है तो वह भी अधिक अशुभ हो जाता है और अधिक समस्या देने लगता है। अस्त ग्रह कितने अंशों पर अस्त होता है? अस्त और पर वह कुंडली के में अस्त है, इसका अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि इसी के आधार पर पता चलता है कि अस्त ग्रह कितना निष्प्रभावी हुआ है। अधिक निकट होने पर अस्त ग्रह अधिक बलहीन होता है और कम निकट होने पर अपेक्षा थोड़ा सा कम बलहीन होता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य से 10 अंश पर अस्त है और किसी दूसरे जातक के कुंडली में सूर्य से 2 अंश पर अस्त हो तो दोनों प्रकार के अस्त शुक्र के फलों में काफी अंतर दिखाई देगा। यदि कोई अस्त ग्रह अथवा परंतु वह किसी शुभ भाव में स्थित अथवा किसी शुभ ग्रह से दृष्टि से देखा जा रहा है तो उसके अस्त होने की दुष्प्रभाव परिणामों में काफी हद तक कमी आ सकती है। यदि लग्न का स्वामी अस्त अवस्था में हो और किसी पाप ग्रह का संबंध बनाए तो वह काफी समस्या पद हो जाता है। कुंडली में अस्त ग्रहों का उपाय जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता है। इसी
प्रकार जब कुंडली में कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभाव को अनुकूल बनाने और मजबूत करने के लिए उस ग्रह को अतिरिक्त बल देने की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने फलों को मजबूती से प्रदान कर सके और जातक को उसका लाभ मिले। यहाँ पर यह भी देखना आवश्यक होता है कि वह ग्रह उस कुंडली के लिए शुभ ग्रह है अथवा अशुभ। यदि वह शुभ ग्रह है तो उससे संबंधित दान किया जाता है। उसके अतिरिक्त ग्रहों के मंत्रों का जाप करना सर्वाधिक उपयोग करता है। इसी प्रकार जीवन में अस्त ग्रहों के प्रभाव को समझा जा सकता है और उनके शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय अनुष्ठान वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है और उपाय करके आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। उपाय करने से अगर अस्त है तो ये नहीं है कि वो अस्त है तो आप उपाय करा लेंगे तो वो मार्गी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी अगर वो 180% आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो अनुष्ठान करने से आपको उसमें 50% की राहत मिल जाएगी। यही है, उपाय कीजिए, यानी मेहनत तो करना पड़ेगा और जो भी आप करें एक ये भी होता है आपको अच्छा, जब तक आपके मन की खुशी हुई तब आप विश्वास किए। थोड़ा सा न विश्वास हो तो आप, लोग तो बहुत ऐसे भी करते हैं, सपना पूरा न हो तो भगवान को भी बदल देते हैं, धर्म को भी बदल देते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी हो आप विश्वास से करें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा और ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अच्छा लगे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और अच्छा लगे तो आप अपने मित्र और कुटुंब को भी शेयर करें और इस वीडियो को आप क्लिप करके आप स्किप करके आप ना देखें, कंटिन्यू आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये बात समझ में आएगा। इसी के साथ जय जय माँ कामाख्या, जय जय माँ कामाख्या, जय जय तारा, जय जय तारा।